दोस्तों, ये बात है 1915 या 20 के आसपास की। 10वीं कक्षा में पढ़ रहा एक छात्र अपने एक दोस्त के साथ हर शाम को अपने एक छोटे से फार्म हाउस पर जाता है। ये दोनों लड़के उधर खूब पढ़ाई करते हैं, रात को खाना खाते हैं, फिर थोड़ी देर फिर से पढ़ाई करते हैं और बाद में दोनों सो जाते हैं। सुबह 1 किलोमीटर चलकर अपने घर फिर से वापस जाते हैं और बाद में स्कूल में जाते हैं। ये इनकी दिनचर्या है। ये दोनों लड़के एक बड़े परिवार से बिलोंग करते हैं जहां उनको पढ़ाई करने के लिए प्राइवेसी बिल्कुल ही नहीं मिलती, इसलिए वो हर शाम उस फार्म हाउस पर आते हैं। ये फार्म हाउस कम, घर ज़्यादा है। उसके अंदर एक बड़ी लकड़ी का टेबल और चारपाई मौजूद है, 2 केरोसिन के लैंटर्न और ढेर सारा अनावश्यक सामान भी पड़ा है। लेकिन उस शाम जब ये लड़का अपने फार्म हाउस पर जाता है तो उसको अपना दोस्त उधर दिखाई नहीं देता है। ये लड़का समझ जाता है कि किसी कारणवश उसका मित्र नहीं आया होगा, तो ये लड़का केरोसिन का लैंप जलाकर उसकी रोशनी में पढ़ाई करता है। 8 साढ़े 8 बजे तक वो खाना भी खा लेता है जो उसने घर से लाया है। बाद में वो कुछ देर और पढ़ाई करता है और फिर रात के करीब 11 बजे वो सो जाता है। उसको पता नहीं चलता है कि वो कितनी देर तक सोया है, लेकिन दरवाजे पर टक टक आवाज़ होने की वजह से उसकी नींद खुलती है। लैंटर्न की रोशनी थोड़ी बढ़ाकर वो दरवाज़ा खुलता है तो बाहर एक नौजवान खड़ा है जो करीब उसका हम उम्र है, लेकिन वो बहुत ही थका हुआ और बीमार दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि उसने कई दिनों से कुछ खाया नहीं है। वो नौजवान कांपते आवाज़ में इस लड़के से पूछता है कि तुमने मुझे पहचाना नहीं? ये लड़का उसको घूरता है और कुछ ही पल में उसको पता चलता है कि वो उसका बचपन का खास दोस्त है जो कुछ 8-9 बरस पहले अपने माता पिता के साथ एक दूसरे शहर में स्थानांतरित हुआ था। लेकिन ये फिर अचानक यहाँ कैसे और क्यों आया, और वो भी आधी रात को। वो अपने बचपन के दोस्त को अंदर आने को बोलता है, लेकिन वो मना करता है। मुझे बड़ी भूख लगी है, कुछ खाना दे दो, ऐसा वो कहता है। कुछ बचा हुआ खाना वो अपने पुराने दोस्त को देता है। उसको इतनी जोरों की भूख लगी है कि वो खाना करीब निगलता है। उसके बाद वो दोनों खूब बातें करते हैं, बचपन की सब यादें ताज़ा करते हैं। आखिर में वो कहता है कि मुझे अभी जाना है। दोनों रो के गले से मिलते हैं। बाहर निकलते समय वो कहता है, मैं बहुत बीमार हूँ, पता नहीं कि मैं तुमसे आगे मिल भी पाऊँगा या नहीं। तू मेरे बचपन का दोस्त है, मुझे हमेशा तेरी याद आती थी। आज तो तुम्हारी इतनी याद आ गई कि मुझे रहा न गया और मैं तुझे देखने और मिलने यहाँ आ गया। और देख, मैं तुझे मिलने आ गया। ऐसा कह के वो फूट कर रोता है। उसके बाद वो बोलता है, अभी मुझे जाना ही होगा, और फिर वो वापस मुड़ के रात के अंधेरे में गायब होता है। कुछ दिनों के बाद एक दिन अचानक इस लड़के को उसकी एक दूर की रिश्तेदार मिलती है जो उसी शहर में रहती थी जहां उसका बचपन का दोस्त रहता था। बातों में वो बोलती है कि उसके बचपन के मित्र का देहांत हो चुका है, और जब उसे बारीकी से पूछा जाता है तो मालूम पड़ता है कि जिस रात को वो लड़का इसे मिलने आया था, उसी रात करीब उसी समय उसकी मौत हो गई थी। अपने आखिरी दिनों में वो बहुत बीमार चल रहा था और वो घर पर ही था। दोस्तों, यह अनुभव महाराष्ट्र के एक महान लेखक ने अपने एक किताब में कहानी के रूप में लिखा है, जो शायद उसका सच्चा अनुभव है। जाहिर है कि इस कहानी में वो लड़का और उसके दोस्त के बीच टेलीपैथिक कनेक्शन था, और उसका बचपन का दोस्त जो बीमार चल रहा था वो अपने आखिरी समय में अपने दोस्त से मिलने आया था। ये मिलन भी टेलीपैथिक ही था। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे टेलीपैथी के बारे में और कुछ डिटेल्स में। टेलीपैथी एक ऐसा कनेक्शन है जो एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य के मस्तिष्क से जोड़ता है, वो भी बिना किसी भौतिक चीज से। यानी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के विचार पढ़ सकता है, वो भी बिना किसी इंस्ट्रूमेंट से। लेकिन दोस्तों, क्या ये पॉसिबल है? क्या ऐसा पहले भी हुआ है? आइए जानते हैं टेलीपैथी के बारे में कुछ और बारीकी में। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक करें, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। खैर दोस्तों, हम कैसे जानें कि हमारा किसी टेलीपैथी से कनेक्शन है या भी नहीं?
अगर आपका किसी से टेलीपैथिक कनेक्शन है तो आपको ऐसे ऐसे अनुभव आएंगे जो मैं अभी कथन करने वाला हूँ। तो कभी कभी आपको अचानक लगता है कि आपका कोई करीबी मित्र या रिश्तेदार आपके यहाँ आने वाला है और वो आपके यहाँ उसी दिन आता है। दोस्तों, ये दोस्त या रिश्तेदार आने की जानकारी आपको टेलीपैथिक कनेक्शन से मिलती है। कभी कभी किसी को बहुत बुरे या डरावने सपने आते हैं। सपनों में उल्लू की आवाज़ आती है या फिर सपनों में सांप दिखाई देता है या फिर किसी को मौत दिखती है। सपने में पूरा माहौल डरावना रहता है। अगले दिन खबर आती है कि उसका कोई करीब का रिश्तेदार या मित्र चल बसा है। ये अनुभव भी टेलीपैथिक कनेक्शन का ही एक हिस्सा है। दोस्तों, टेलीपैथी का और एक उदाहरण ये भी है कि आप और आपके दोस्त कई बार एक ही शब्द एक ही साथ बोलते हैं। कभी कभी आप बेड पर लेटकर किसी व्यक्ति के बारे में बहुत देर तक सोचते हैं और वो व्यक्ति भी आपके बारे में उसी समय सोचती है। आप और वो इस समय टेलीपैथी से कनेक्ट है। दोस्तों, कई बार ऐसी भी फीलिंग आती है कि आपकी कोई प्रिय व्यक्ति आपके बाल सहला रही है या फिर आपसे करीब से बात कर रही है। तो समझ लीजिए कि आप उस व्यक्ति से टेलीपैथिकली जुड़े हुए हैं। कई बार जागते हुए आप किसी दोस्त को याद करते हैं या फिर आपके प्रिय व्यक्ति के साथ मन से इतने हद तक जुड़ जाते हैं कि आप एक अलग विश्व में ट्रांसफर हो जाते हैं। इतना ही नहीं, आपको अपने दोस्त के यहाँ उस समय क्या पक रहा है उसका भी गंध आने लगता है। दोस्तों, ये सब किस्से साफ साफ टेलीपैथिक कनेक्शन की तरफ पॉइंट करते हैं। लेकिन आध्यात्म टेलीपैथी के बारे में क्या कहता है? क्या टेलीपैथी सचमुच में ही मुमकिन है? दोस्तों, भारत देश में टेलीपैथी का एक बहुत पुराना इतिहास रह चुका है। व्यास ऋषि ने श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच के संवाद को टेलीपैथी द्वारा ही महसूस किया था और फिर उन्होंने महाभारत ग्रंथ का निर्माण भी किया था। टेलीपैथी द्वारा ही संजय कुरुक्षेत्र पर जो घटित हो रहा था उसे देख और सुन पा रहे थे और वही वे धृतराष्ट्र को कथन कर रहे थे। तो एक योगी श्री राधानाथ जब ध्यान धारणा कर रहे थे तब एक दिव्य आत्मा ने उनको भारत जाने की आज्ञा की और उनके मित्र को उसी दिव्य आत्मा द्वारा इस्राइल जाने का हुक्म हुआ था। आधुनिक भारत में श्री युक्तेश्वर गिरी नाम के एक बड़े योगी पैदा हुए। उन्होंने अपने प्रिय शिष्य परमहंस योगानंद को टेलीपैथी द्वारा ही एक ट्रेन स्टेशन पर जाने की आज्ञा दी थी। ध्यान रहे कि परमहंस योगानंद आधुनिक भारत के उच्चतम योगी थे। ठीक उसी तरह श्री मधुकर नाथ स्वामी, जो नाथ संप्रदाय से बिलोंग करते हैं, उनके गुरु और गुरु के गुरु एक दूसरे से टेलीपैथिक संवाद करने के प्रमाण भी मौजूद है। पश्चिमी जगत के विद्वान पॉल ब्रंटन जब साउथ इंडिया के विजिट पर आए थे तो उन्होंने देखा कि वहाँ के योगी एक दूसरे से टेलीपैथी से ही संवाद करते थे। दोस्तों, साई सच्चरित्र में भी शिरडी के साईं बाबा अपने शिष्यों से टेलीपैथी द्वारा बात करने के संकेत मिलते हैं। आधुनिक भारत के महान योगी स्वामी विवेकानंद और उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस में भी टेलीपैथिक कन्वर्सेशन के प्रमाण मिलते हैं। महानतम क्रांतिकारी और योगी अरविंदो घोष की भी टेलीपैथी में आस्था थी। इतना ही नहीं, आधुनिक भारत के महान दार्शनिक रजनीश ओशो भी टेलीपैथी में विश्वास रखते थे। ब्रह्मांड की वस्तुओं की एकता और उनके बीच में इंटर कम्युनिकेशन को उन्होंने भाव लिया था। दोस्तों, इस समय के योगी सद्गुरु जग्गी वासुदेव के टेलीपैथी के बारे में विचार बहुत ही प्रेरणादायक है। न सिर्फ किसी विचार को कहीं और पहुंचाने की आपकी क्षमता, बल्कि और कुछ भी भेजना भी संभव है, जिसका जिक्र मैंने अपने एक वीडियो में प्रारंभ में ही किया है। उस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप फिर भी दोस्तों, पश्चिमी देशों में टेलीपैथी का इतिहास भारत के मुकाबले बहुत ही नया है। ये इतिहास करीब करीब 150 साल पुराना है। वॉशिंगटन अर्विंग बिशॉप नाम के एक जादूगर एवं मेंटलिस्ट थे जो मनुष्य के विचार पढ़ते थे। इस तरह स्टुअर्ट कम्बरलैंड नाम के एक मैजिशियन भी थे जो अपने आंखों पर पट्टी बांधकर मनुष्य के विचार पढ़ने का दावा करते थे। लेकिन सोसाइटी ऑफ साइकिकल रिसर्च जो एक संस्था थी
जो उस समय टेलीपैथी पर रिसर्च कर रहे थे, उसके साथ इन मैजिशियंस के कॉन्फ्लिक्ट हुए और समिति ने ये ऐलान किया कि ऐसे मैजिशियन या मेंटलिस्ट मसल रीडिंग का प्रयोग करके मनुष्य के विचार को जानते हैं। दोस्तों, मसल रीडिंग एक टेक्निक है जिसमें जादूगर मसल के मूवमेंट का अध्ययन करके छुपाए हुए वस्तुओं के बारे में या अंकों के बारे में बताते हैं। 1916 और 24 के बीच गिलबर्ट मुर्रे नाम के एक साइंटिस्ट ने टेलीपैथी पर 236 प्रयोग किए थे, जिनमें 36% सक्सेसफुल रिकॉर्ड किए गए। दोस्तों, गिलबर्ट मुर्रे एक दिलचस्प इंसान थे जो पेशे से पॉलिटिशियन, प्रोफेसर, मेंटलिस्ट और बहुत कुछ थे। उनकी टेलीपैथी में दिलचस्पी इतनी बढ़ गई थी कि वो इस पर हर घड़ी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते रहते थे। इस एक्सपेरिमेंट में उनके रिश्तेदार भी शामिल होते थे। जिन पर ये एक्सपेरिमेंट करते थे उनको एक रूम में बिठाया जाता था और उनके साथ रहते थे गिलबर्ट के रिश्तेदार। कोई नाटक या किताब में से या किसी नॉवेल में से लिखा गया सीन एक्सपेरिमेंट के लिए रूम में बड़े आवाज से बोला जाता था और वहां मौजूद रिश्तेदार उस सीन को एक कागज पर लिखते थे। गिलबर्ट उस वक्त रूम में नहीं रहते थे। उसके बाद जब गिलबर्ट रूम में आते थे तब वो लिखा हुआ सीन वो फिर से दोहराते थे और आश्चर्य की बात ये थी कि वो ऐसे वाले केसेस में ज़्यादातर सफल रहते थे। उदाहरण के तौर पर एक बार एक एक्सपेरिमेंट में एक सीन इनेक्ट किया गया जिसमें मैकडोनाल्ड एस नाम का एक आदमी लिवरपूल स्ट्रीट के प्लेटफॉर्म पर दौड़ता है और ट्रेन पकड़ने की कोशिश करता है। थोड़ी देर में गिलबर्ट रूम में वापस आए और उन्होंने एक लड़का रेलवे स्टेशन की तरफ दौड़ने की बात कही और एक दूसरे एक्सपेरिमेंट में उन्होंने कहा कि मिस्टर अर्विंग नामक एक आदमी सेवे की एक वाइंडिंग रोड पर चल रहा है। कुछ देर में गिलबर्ट फिर से वापस रूम में आए और उन्होंने ऐसा कुछ बोला जो एक पहाड़ और उस पर मौजूद वाइंडिंग रोड के बारे में था। लेकिन कई बार उनका प्रेडिक्शन गलत भी निकलता था और कई बार प्रेडिक्शन मिक्स तरह का होता था। दोस्तों, अपटन सिंक्लेयर नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने टेलीपैथी टेस्ट करने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प एक्सपेरिमेंट किया था। इस प्रयोग में उसकी पत्नी ने उसके पति का साथ दिया था। इस प्रयोग में सिंक्लेयर ने 290 बार अपने मस्तिष्क में कुछ इमेजेस अनुभूत किए, फिर उनके असली चित्र बनाए और उन्हें लिफाफे में अलग अलग पैक किया। दूसरे कमरे में उसकी पत्नी मैरी मौजूद थी। उसने इंपल्स मिलते ही उसी समय अपने मस्तिष्क में भी इमेजेस का निर्माण किया और उनके चित्र फिजिकली निकाले। दोस्तों, मैरी के 290 में से 65 चित्र मिस्टर सिंक्लेयर के चित्रों से मिलते जुलते पाए गए। जब हम भारत और विदेशों के टेलीपैथिक एक्सपेरिमेंट का एक साथ विश्लेषण करते हैं तो ये दिखाई देता है कि पश्चिमी देश में जो टेलीपैथी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए गए उनको ज़्यादा सक्सेस नहीं मिली। इसका कारण ये भी हो सकता है कि पश्चिम के लोग भौतिक यानी फिजिकल चीज़ों में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, लेकिन भारतीय लोग आत्मा में विश्वास रखते हैं। और ये मेरा पर्सनल बिलीफ है कि जो लोग आत्मा में विश्वास रखते हैं उनका टेलीपैथिक कनेक्शन जलद गति से होता है। अगर टेलीपैथिक कनेक्शन की प्रक्रिया ठीक तरह से नहीं की गई है तो रिजल्ट गलत ही आएंगे। लेकिन दोस्तों, टेलीपैथिक कनेक्शन कैसे निर्माण करते हैं इसकी चर्चा हम किसी और वीडियो में करेंगे। आपके कमेंट्स का इंतज़ार है। धन्यवाद।